और देखिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ है और कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवार घोषित किए हैं। आपको बताएं, महाविकास अघाड़ी का फॉर्मूला 85-85-85 का है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से 71 उम्मीदवारों की घोषणा होती है और बड़ी खबर यह है कि दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और कुल मिलाकर के दोनों बार के ऐलान जोड़कर 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां 85 में से 71 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की ओर से सामने आ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मृत्युंजय, ये दूसरी लिस्ट जो आई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जैसे जैसे लिस्ट आ रही है थोड़ी नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसी ना किसी सीट पे कोई ना कोई ऐसा उम्मीदवार मिल रहा है जिससे सिचुएशन क्रॉस हो जा रही है। इस बार की लिस्ट देख के क्या लग रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 196 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जैसा आप बता रही है कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट घोषित कर दी। इस प्रकार से कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बाला साहब थोरात ने कहा था कि 90 सीटों पर सहमति बन गई है। तीनों बड़े दल जो एमवीए के हैं वो 90 सीटों पर लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई है, जो आप अपनी खबरों के माध्यम से हम दर्शकों को बता रहे थे कि राहुल गांधी इस बात से नाराज थे कि समाज के कई तबकों को सीट बंटवारे में ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं ये दूसरे लिस्ट में उसकी भरपाई नजर आ रही है। मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां आरोप लग रहा था कि उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, लगभग 30 लाख 36 लाख से अधिक उत्तर भारतीय मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, जो बड़ी कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं। अभी उसको बैलेंस किया गया है और सायन कोलीवाड़ा से गणेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरा चारकोप इलाका जो कि मुंबई के उपनगर में आता है, वहां से यशवंत जयप्रकाश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये उत्तर भारतीय चेहरे हैं जिनको मुंबई कांग्रेस में मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जालना से, तो कैलाश किशन राव को टिकट दिया गया है। ये भी एक बड़ा नाम है। भुसावल जो एससी सीट आती है, वहां से डॉक्टर राजेश मानवतकर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस प्रकार के अगर हम नाम देखें तो जो आरोप लग रहा था कि पहली टिकट की जो लिस्ट आई थी उसमें समाज के कई वर्गों का समावेश नहीं किया गया था, दूसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं उसकी भरपाई नजर आ रही है। अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है। अभी तक 71 नाम कांग्रेस की तरफ से आए हैं जो 90। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की बची हुई सीटों पर कांग्रेस का मंथन जारी है। आज शाम 5 बजे तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और करीब 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है। तो आज का दिन, आज शाम तक ये पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। जैनेंद्र का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इनसाइड अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, जरा बताएं कि करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारी तय करने की खबर आ रही है। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की फाइनल बैठक है और 71 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अंदर खाने 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस तकरीबन 102 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जो बची हुई 25-30 सीटें हैं उन पर उन सीटों पर जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर मुहर लगेगी। शाम 5 बजे ये बैठक होगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो सब लोग कल की बैठक के बाद वापस अपने राज्य जा चुके हैं। तो जो दिल्ली में सीईसी के सदस्य हैं वो सभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठे होंगे और महाराष्ट्र के नेता जो है वो ऑनलाइन जुड़ेंगे और बची हुई 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज तय कर लिए जाएंगे। उसके पहले मुंबई में बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए हैं सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करने के लिए, उनकी बैठक संभवतः चल रही है उद्धव ठाकरे से। और आज कांग्रेस के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आज उम्मीद जताई जा रही है कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का जो फाइनल फार्मूला है उसके नतीजे तक पार्टियां पहुंच जाएंगी और संभवतः आज ऐलान भी कर दिया जाए। तो महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो आज आने की उम्मीद है और उसके बाद शाम 5 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें जो बची हुई सीटें क्लियर हो जाए, सहयोगी दलों के साथ जो बाकी की बची सीटें हैं उसे किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर मिल रही है। आदित्यनाथ के प्रचार और पोस्टर को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। उद्धव गुट से सांसद संजय राउत ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। संजय राउत कहते हैं कि योगी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र में न कोई बटेगा न कोई कटेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी
हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, तो यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी। और इसी के साथ ये भी बताएं कि वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी की चिट्ठी, बड़ी खबर है, आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है। प्रियंका गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है। मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी, आपने हमारे भाई पर प्यार बरसाया। प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है, वायनाड की जनता को ये चिट्ठी लिखी है। राहुल वायनाड सीट छोड़ने से उदास थे, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। तो प्रियंका गांधी ने विश्वास जताते हुए एक चिट्ठी लिखी है वायनाड की जनता को, और ये इमोशनल अपील की है कि मेरे भाई पर जिस तरीके का विश्वास और प्यार जताया, और ये सीट छोड़ते वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या इमोशन थी, वो इस चिट्ठी में लिखती हैं। और क्या क्या लिखा है इस चिट्ठी में और किस तरीके से इसे ड्राफ्ट किया गया है, ज्ञानेंद्र से समझते हैं। ज्ञानेंद्र, इस चिट्ठी के अगर बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो क्या क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं प्रियंका गांधी? देखिए, एक ही मैसेज है वायनाड को कि आप मुझे अपनाइए, क्योंकि राहुल गांधी की अगर हम बात करें, उनके बड़े भाई हैं, 2 बार 2019 और 2024 में बड़ी जीत तो उन्हें वायनाड में मिली, और उन्हीं के इस्तीफे के बाद अब वायनाड में उपचुनाव हो रहा है जिसके लिए प्रियंका उम्मीदवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की कोशिश है, प्रियंका की कोशिश है कि राहुल गांधी जैसा ही प्रदर्शन वायनाड में उनका हो। हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन किया, एक बड़ा रोड शो हुआ, और उसके बाद ये वायनाड के लोगों को संबोधित करता हुआ उनका एक खत है, एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने डाला है। उसमें उन्होंने राहुल गांधी को जो स्नेह मिला वायनाड का, उसका जिक्र किया है, और उसमें यह भी जिक्र किया है कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड सीट छोड़ने से जो है वो दुखी थे, लेकिन इसका जिक्र पहले राहुल भी कर चुके हैं, और उन्होंने खुद ये कहा है कि इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को उम्मीदवार बनाया वहां से, ताकि वायनाड के एक नहीं 2 एमपी होंगे। तो ये एक भावनात्मक संदेश वायनाड तक एक ऑनलाइन चिट्ठी के जरिए पहुंचाने की कोशिश है। 28 और 29 अक्टूबर को ऑनलाइन से लगाए ऑफलाइन तक, अब वायनाड की जनता के बीच में जाकर के प्रियंका क्या कहती हैं, किस तरीके से लोगों से बातचीत करती हैं, देखना होगा। और महाराष्ट्र के सतारा से बड़ी खबर मिल रही है। सतारा में 15 लाख कैश बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान एक कार से ये कैश मिला है। चुनाव आयोग, इनकम टैक्स को जानकारी, डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी गई है। ये पैसे कहां आए, कहां जा रहे थे, इसकी जांच जारी है। तो देखिए, महाराष्ट्र से सतारा से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां 15 लाख कैश बरामद हुआ है और चेकिंग की गई। इस दौरान ये कैश मिला है, कार से ये कैश मिला है। अब इस कैश की डिटेल खंगाली जा रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे, और खुलासा यह भी हुआ कि पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार की सप्लाई हुई थी। ये शक मुंबई पुलिस को है। मुंबई पुलिस ड्रोन से हथियार सप्लाई की जांच में जुटी है। हत्या के इस पूरे मामले में पुलिस को अब तक 4 पिस्टल मिली हैं, और अब तक बाबा सिद्दीकी केस के 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही, जो बड़ा खुलासा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए जो हथियार थे वो पाकिस्तान से मंगाए गए, और चौथी पिस्टल ऑस्ट्रेलिया मेड ब्रेटा थी। और जानकारी ये भी मिल रही है, शक है ये मुंबई पुलिस को, कि हथियार जो पाकिस्तान से आए उन्हें ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में लाया गया था। तो राजस्थान पुलिस ने तस्वीर देखकर पुष्टि की है कुछ चीजों की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ड्रोन सप्लाई में शामिल संदिग्धों से पूछताछ जारी है, और शक ये है कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या में हथियार इस्तेमाल हुए पाकिस्तान से आए। हत्यारों के पास 5 अलग अलग पिस्टल थी, और शक इस बात का है कि ड्रोन के जरिए
पाकिस्तान से इन्हें लाया गया, ड्रोन के जरिए इन पिस्टल्स की सप्लाई हुई। अब इस पूरे मामले में पूछताछ का दौर लगातार चल रहा है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हथियारों पर नया खुलासा हुआ है और नया खुलासा इस बात का है कि पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए और शक इस बात का है कि इसे ड्रोन के जरिए सप्लाई किया गया। और एक और बड़ी खबर है, लॉरेंस गैंग के शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल हुआ। पहले जीपीएस से पीछा किया गया, फिर वारदात को अंजाम देते थे। कल लॉरेंस गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब और आसपास के राज्यों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया और अब पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई है। और बड़ी जानकारी ये है कि इनके पास से जीपीएस ट्रैकर डिवाइस मिला है, 6 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 26 जिंदा कारतूस मिले, चोरी की बाइक और कार मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टारगेट किलिंग के लिए ये लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। पहले जीपीएस से पीछा करते, फिर वारदात को अंजाम देते थे। कल लॉरेंस गैंग के जो 7 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में ये महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पंजाब और आसपास के राज्यों से गिरफ्तारियां की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया था और 7 शूटर से जीपीएस ट्रैकर डिवाइस मिला है। टारगेट किलिंग में ये जीपीएस का इस्तेमाल करते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है कितनी हाई है। हत्या के लिए जीपीएस से टारगेट को ट्रैक करते थे और उसके बाद उसका पीछा करके सुनसान इलाका जैसे ही आता था वहां पर वारदात को अंजाम दे देते थे। गंगानगर में पूर्व एमएलए के भांजा टारगेट पर था, रेकी हो चुकी थी, वारदात को अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ये हत्थे चढ़ गए। देखिए ये जो नीली ड्रेस है इसमें आपको ये नजर आ रहे हैं शूटर्स। आरजू बिश्नोई के लिए काम करते थे शूटर। अनमोल के इशारे पर आदेश आरजू देता था और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीपीएस का सहारा लेकर ये अपने टारगेट का पीछा करते थे और जैसे ही सुनसान इलाका आता था वहां पर ये अपने वारदात को अंजाम देकर निकल जाते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।